अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोगों ने पढ़ने हैं लिपिड्स, सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आप लोगों को लिपिड्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। लिपिड्स एक्चुअली होते क्या हैं। लिपिड्स ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। ग्लिसरॉल, एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स। ठीक है, ग्लिसरॉल क्या होता है? एक 3 कार्बन अल्कोहल है जिसके तीनों कार्बन पे हाइड्रोक्साइड लगा हुआ होता है। और फैटी एसिड क्या है? लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन जिसके एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है। इन दोनों की, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ये दोनों जब स्टेरिफाई होते हैं, इनके स्टेरिफिकेशन से हमें एक मॉलिक्यूल मिलता है लिपिड्स का। ये हम सारा आगे पढ़ने वाले हैं। लिपिड्स का फंक्शन क्या है? बेसिकली ये 3 बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लिपिड मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ लिपिड बाइलेयर्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स यानी किसी भी सेल की मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर से बनती है और वो एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करती है। लिपिड्स containing हाइड्रोकार्बन चेन्स सर्व एज एनर्जी स्टोर्स। लिपिड एनर्जी स्टोरेज है, क्यों? क्योंकि एक तो ये रिड्यूस्ड है और दूसरा ये एनहाइड्रस है। राइट, जब हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था तो उसमें तो अजान के लिए हम लोग चुप हुए थे। अब हम देख रहे थे कि जब हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था तो उसमें NAD पॉजिटिव रिड्यूस हुआ था NADH में, और NADH एनर्जी स्टोरेज था, एनर्जी सोर्स था। उसने हमें ETC में जाके ATPs दिए थे। जब एक NAD पॉजिटिव NADH में रिड्यूस हुआ तो हमें 2.5 ATP मिले थे। लिपिड जो कि 16 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कॉमन लिपिड्स हैं वो या तो 16 कार्बन है या 18 कार्बन है। दूसरे लिपिड्स भी मौजूद हैं लेकिन जो कॉमन लिपिड्स हैं वो 16 कार्बन या 18 कार्बन है। तो जब 16 कार्बन और 18 कार्बन लिपिड ऑक्सीडाइज होते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब हम इनका मेटाबॉलिज्म देखेंगे तो फिर हम देखेंगे कि लिपिड्स एनर्जी स्टोरेज कैसे हैं। राइट, उसके बाद मैनी इंट्रा एंड इंटरसेलुलर सिग्नलिंग इवेंट्स इन्वॉल्व लिपिड मॉलिक्यूल्स। इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर सिग्नलिंग इवेंट्स, अब इनका क्या मतलब है? जब हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल आते हैं, जैसे प्रोटीन हार्मोन्स हैं या कुछ ऐसे हार्मोन्स या कोई भी ऐसा मैसेज है जो किसी ऐसे ट्रांसपोर्टर पर आ रहा है जो हाइड्रोफिलिक है, जो लिपोफोबिक कह सकते हैं हम उसको, जो लिपोफिलिक नहीं है। राइट, जो लिपिड्स के अंदर डिजोल्व होके लिपिड बाइलेयर के अंदर से वो पास आउट नहीं हो सकता, सेल मेम्ब्रेन में नहीं जा सकता। किसी ऐसे ट्रांसपोर्टर पे अगर मैसेज आया है तो वो लिपिड बाइलेयर के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पे वो आके अटैच होता है, अपना मैसेज उस रिसेप्टर पे ट्रांसफ़र करता है और वहाँ से एक प्रोटीन या कोई एक हार्मोन वहाँ से मैसेज लेता है। पूरा सिग्नलिंग कैस्केड होता है, जैसे आबशार होती है, इस तरह से वो मैसेज वो सिग्नल पूरे सेल में स्टेप बाय स्टेप वो पूरे सेल के अंदर, अब जो भी उसने अल्टरेशन करनी है, जिस भी काम के लिए वो मैसेज आया था, जिस काम के लिए वो सिग्नल आया था, जिस चेंज के लिए वो सिग्नल आया था, वो चेंज सेल के अंदर अक्कर होती है। मैंने इंट्रासेलुलर सेल के अंदर भी अगर कोई मैसेज ट्रांसफ़र होना है या 2 सेल के दरमियान में मैसेज ट्रांसफ़र होना है तब भी ये होता है। नेक्स्ट स्लाइड, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, पहले सिंपल लिपिड्स और कंपाउंड लिपिड्स या कॉन्जुगेटेड लिपिड्स या ड्राइव्ड लिपिड्स, तीसरी टाइप इसकी प्रिकर्सर और ड्राइव लिपिड। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन इसकी ये है, सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड या कम्प्लेक्स लिपिड, और तीसरी टाइप प्रिकर्सर एंड ड्राइव लिपिड्स। लिपिड्स की क्लासिफिकेशन यूनिवर्सल नहीं है, हर साइंटिस्ट ने लिपिड्स को अपने तरीके से क्लासीफाई किया है। एक क्लासिफिकेशन लिपिड्स की ये है, सिंपल, कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड, और तीसरी टाइप प्रिकर्सर या ड्राइव। और एक क्लासिफिकेशन लिपिड्स की है स्टोरेज लिपिड्स, स्ट्रक्चरल लिपिड्स या फिर फंक्शनल लिपिड्स। राइट, हम लोग इसको किस तरह से क्लासीफाई कर रहे हैं? सिंपल लिपिड, ड्राइव लिपिड और कॉन्जुगेटेड लिपिड्स के फॉर्म में। सिंपल लिपिड्स कौन से होते हैं? दे कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स which may be either free or combined with an alcohol by an ester linkage. They include the triglycerides and the waxes, include fats and waxes which are esters of fatty acids with various alcohols. राइट, सिंपल लिपिड्स कौन से? लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो कि या तो फ्री होंगे। फैटी एसिड फ्री क्या है? एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है जिसके एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। या फिर वो एस्टर्स होंगे, किसके? एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के या स्फिंगोसेन के, मतलब किसी भी अल्कोहल के। कॉमनली जो हम लोग देखते हैं वो स्फिंगोसेन और ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल के 3 कार्बन, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। ये एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन
जिसके हर कार्बन के साथ हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है, और दूसरी तरफ कोई भी आर ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन लगी हुई है। ठीक है, और इसके साथ 3 फैटी एसिड अटैच होते हैं। 3 फैटी एसिड क्या है? लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन की, यानी आर ग्रुप कोई भी, इसी को हम वो कहते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये अटैच है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ। ठीक है, और ये 3 फैटी एसिड मिलते हैं आपस में। 3 फैटी एसिड, हर एक यहाँ पे एस्टर बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और इसके स्टेरिफिकेशन से हमें क्या मिलेगा? लिपिड मिलेगा। अब जो ये लिपिड मिलेगा ना, ये सिंपल लिपिड होगा। अगर एटलीस्ट एक कार्बन पे, ग्लिसरॉल के एटलीस्ट एक कार्बन पे फैटी एसिड की बजाय कुछ और आके लग जाता है, लाइक कोई प्रोटीन आ जाती है, कोई कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, फॉस्फेट आ जाता है, कुछ भी अगर इसके पास लग जाता है, तो वो हम उसे कंपाउंड लिपिड कहेंगे। जैसे ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, प्रोटियोलिपिड्स होते हैं। ठीक है, ये ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे फैटी एसिड लगा हुआ है, ये स्टेरिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी इसके साथ फैटी एसिड जुड़ जाता है, और यहाँ पे कोई कोई प्रोटीन लग जाती है, तो ये ड्राइव लिपिड होगा। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट लग जाता है तो ये ड्राइव सॉरी ड्राइव नहीं, कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड होगा। ठीक है, या फॉस्फेट लग जाता है तो ये क्या होगा? कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड। सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं? सिर्फ हाइड्रोकार्बन की ये चेन, या फिर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के स्टेरिफिकेशन से सिंपल लिपिड्स मिलते हैं हमें। These consist of long chain fatty acid, हाइड्रोकार्बन जो कि एंड पे कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ है, ये सिंपल लिपिड्स है। या फिर वो अल्कोहल के साथ, फैटी एसिड अल्कोहल के साथ एस्टर लिंकेज बना रहा है, तो उसको हम सिंपल लिपिड कहते हैं। जो ये सिंपल लिपिड हमने ड्रॉ किया है, जिसमें एक ग्लिसरॉल है, 3 फैटी एसिड हैं, ये सिंपलेस्ट लिपिड है और ये ट्राई एसाइल ग्लिसराइड है। फैट्स एंड ऑयल, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल, ऑयल्स आर फैट्स इन लिक्विड स्टेट। अच्छा, अब लिपिड सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। जो सैचुरेटेड लिपिड्स हैं, जिनमें डबल बॉन्ड नहीं है, उनको हम फैट्स कहते हैं। और ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडीज फैट्स बनाती है, हमारी बॉडी से तेल नहीं निकलता। हम लोग ऑयल कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं, क्योंकि प्लांट्स में अनसैचुरेशन होती है। हमारी बॉडी में मैक्सिमम अनसैचुरेशन 2 जगह हो सकती है, मतलब 2 डबल बॉन्ड हमारी बॉडी में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा लिपिड में अनसैचुरेशन हमारी बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करती, एनिमल्स में, ह्यूमंस में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, प्लांट्स में अनसैचुरेटेड लिपिड्स होते हैं और वहाँ से हमें ऑयल मिलता है। वैक्सेस क्या है? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद हायर मॉलिक्यूलर वेट, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो अल्कोहल देखा था, ये ग्लिसरॉल था। ग्लिसरॉल में हम लोगों ने देखा कोई भी जो आर ग्रुप है ना, वो एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ CH3 अटैच हो जाता है। जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनमें स्मॉल अल्कोहल्स अटैच होते हैं। यहाँ पे CH3 होगा, या यहाँ पे मिथेन नहीं लगा हुआ तो इथेन लगा होगा, प्रोपेन लगा होगा, कुछ भी लगा हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो वैक्सेस हैं उनमें ये हाइड्रोकार्बन की चेन लॉन्ग होती है और सिर्फ एक मोनोहाइड्रिक होता है। यहाँ पे कह रहे हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, यानी कि सिर्फ एक OH होगा, लॉन्ग चेन फैटी एसिड की, और सिर्फ एक OH। तो ये क्या चीज़ होगी? वैक्सेस। फिर हम पढ़ते हैं कम्प्लेक्स लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स containing groups in addition to an alcohol and one or more fatty acid। अल्कोहल और फैटी एसिड के साथ वन और मोर, एटलीस्ट वन पॉइंट पे कोई और ग्रुप लगा होगा फैटी एसिड पे। 2 जगह भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 दोनों पे ही कुछ और लगा हुआ हो, लेकिन एटलीस्ट उसके एक जगह फैटी एसिड होगा, और एटलीस्ट एक जगह पे फैटी एसिड के अलावा कोई भी दूसरा कंपाउंड उसके साथ अटैच होगा, कोई भी दूसरा ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं फॉस्फोलिपिड्स में, ग्लाइकोलिपिड्स में और अदर कम्प्लेक्स लिपिड्स में। फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स कंटेनिंग इन एडिशन टू फैट एंड अल्कोहल अ फॉस्फोरिक एसिड रेसिड्यू। हम लोगों ने देखा था जब कॉन्जुगेटेड लिपिड्स क्या थे, एटलीस्ट जो ग्लिसरॉल है उसके एटलीस्ट एक कार्बन पे कोई भी और ग्रुप लगा हो फैटी एसिड के अलावा, तो जो वो कोई भी और ग्रुप, अगर वो फॉस्फोरिक एसिड रेजिड्यू होगा,
तो हम उसे क्या कहेंगे, फॉस्फोलिपिड्स। दे फ्रिक्वेंटली हैव नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग बेसिस। जो फॉस्फोलिपिड है वो आगे फर्दर अटैच होता है किसी भी नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग बेस के साथ, कुलाइन फॉर एग्जाम्पल कुलाइन। एथेनॉल अमाइन के साथ भी ये अटैच हो सकता है, other substances. In many phospholipids, the alcohol is glycerol, but in sphingophospholipids, it is sphingosine, which contains an amino group. I have moved to register. जब हम लोग ग्लिसरॉल बनाते हैं तो ये एस्टर बॉन्ड बनता है, फैटी एसिड के साथ एस्टर बॉन्ड बनता है। लेकिन जब ये सफिंगोसिन मॉलिक्यूल, सफिंगोसिन इज ऑल्सो एन अल्कोहल, ठीक है, ये सफिंगोसिन का स्ट्रक्चर बनाया मैंने, रफ स्ट्रक्चर यू कैन से। यहाँ पे इसके साथ फैटी एसिड अटैच है और यहाँ पे क्या अटैच होगा, अगर ये सफिंगोफॉस्फोलिपिड है तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। अब जो ये बॉन्ड है ना, ये एस्टर बॉन्ड नहीं है, ये अमाइड बॉन्ड्स हैं। अमाइड बॉन्ड हम लोगों ने जब प्रोटीन्स पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था अमाइड बॉन्ड क्या होता है, ये अमाइड बॉन्ड होता है। यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो ये बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। जब ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड अटैच होता है तो क्या बनता है, एस्टर बॉन्ड बनता है। जब सफिंगोसिन के साथ फैटी एसिड या कोई भी और ग्रुप अटैच होता है तो वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, अमाइड बॉन्ड बनाता है। अल्कोहल हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, या फिर ग्लिसरॉल या सफिंगोसिन, ठीक है। अगर ग्लिसरॉल होगा अल्कोहल, जो बैकबोन है हमारे पास वो ग्लिसरॉल की होगी तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स कहेंगे, और अगर सफिंगोसिन की होगी तो उसे सफिंगोफॉस्फोलिपिड कहेंगे। उसके बाद आ जाता है ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, जो एनिमल्स हैं उनके अंदर ग्लाइकोलिपिड एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब अगर हम एनिमल की बात कर रहे हैं और ग्लाइकोलिपिड कह रहे हैं तो हमें कॉमनली हमें ये समझ लेना होगा कि ये एक्चुअली ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स ही हैं, क्योंकि एनिमल में ग्लाइकोलिपिड एग्जिस्ट नहीं करते। और ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स ये हैं क्या, लिपिड्स कंटेनिंग अ फैटी एसिड, सफिंगोसिन एंड कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, अब जो मैं कह रही हूँ ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लैक्टोलिपिड्स एनिमल में एग्जिस्ट नहीं करते, वो प्लांट्स में एग्जिस्ट करते हैं। उनमें बैकबोन स्फिंगोसिन की नहीं होती, ग्लिसरॉल की होती है। एनिमल के अंदर जब भी कार्बोहाइड्रेट किसी लिपिड के साथ अटैच होगा तो उस लिपिड की बैकबोन स्फिंगोसिन की होगी, ग्लिसरॉल की नहीं होगी, ठीक है। और प्लांट्स के अंदर ये ग्लिसरॉल की बैकबोन हो सकती है। अब तक हम लोगों ने दो क्लासेस पढ़ी, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड की दो टाइप्स हो सकती हैं, ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड, इसकी भी दो टाइप्स हो सकती हैं, ग्लेक्टोलिपिड्स और दूसरा ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। जो ग्लेक्टोलिपिड्स हैं वो प्लांट्स में प्रेजेंट होंगी, उनमें बैकबोन ग्लिसरॉल की होगी, और एनिमल्स में ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होंगे, उनमें बैकबोन ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स प्रेजेंट होंगे, उनमें बैकबोन स्फिंगोसिन की भी होगी। अगर हम इसको ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड नहीं कहते, सिंपली ग्लाइकोलिपिड्स कह देते हैं, तो भी हमें पता है कि एनिमल्स के अंदर ये स्फिंगोसिन, इसकी बैकबोन ग्लाइकोलिपिड्स एनिमल में प्रेजेंट है, उसकी बैकबोन स्फिंगोसिन ही होगी, क्योंकि ग्लिसरॉल पॉसिबल नहीं है एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होना, या ह्यूमंस भी एनिमल्स में आ जाते हैं तो उनमें प्रेजेंट होना ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अदर कम्प्लेक्स लिपिड्स, लिपिड्स सच एज सल्फोलिपिड्स, अमाइनोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स में बी प्लेस्ड इन दिस कैटेगरी। अच्छा, जो ग्लिसरॉल है ना, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, और सफिंगोसिन का फंक्शनल ग्रुप NH है। हमने देखा था ग्लिसरॉल में एस्टर बॉन्ड बनता है और सफिंगोसिन के साथ अमाइड बॉन्ड बनता है। कोई भी लिपिड्स जो मिक्स लिपिड्स होते हैं, जिनमें अमाइनो लिपिड्स भी हो सकते हैं, सल्फोलिपिड्स भी हो सकते हैं, लिपोप्रोटीन्स को हम मिक्स लिपिड्स की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट है प्रिकर्सर और ड्राइव लिपिड्स। ड्राइव लिपिड्स कौन से होते हैं, जो सिंपल और कॉन्जुगेटेड लिपिड्स की से ड्राइव होते हैं, ठीक है। जो इन दोनों की हाइड्रोलिसिस से जो लिपिड बनता है उसको हम कहते हैं ड्राइव लिपिड या फिर प्रिकर्सर लिपिड। दीज इंक्लूड हाइड्रोलिटिव products of complex lipids such as fatty acid, glycerol, steroids, other alcohols, fatty aldehydes, ketone bodies, hydrocarbons, lipid soluble vitamins and hormones। ये सब चीज़ें क्या हैं, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, स्टीरॉयड, अदर अल्कोहल्स, ये सब कुछ कम्प्लेक्स और सिंपल लिपिड की हाइड्रोलिसिस से हमें जो कुछ मिलता है वो क्या होता है, ड्राइव लिपिड्स या फिर प्रिकर्सर लिपिड। जैसे कि शायद ग्लिसराइड्स हैं और कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स हैं, इनको हम न्यूट्रल लिपिड कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, सिंपल लिपिड्स क्या है, एस्टर्स और फैटी एसिड दो तरह की टाइप है, फैट्स और वैक्सेस। वैक्सेस में क्या होता है,
वैक्सेस मेनली बनी हुई होती हैं दो मॉलिक्यूल से, एक अल्कोहल और दूसरा फैटी एसिड। लॉन्ग चेन अल्कोहल होते हैं, उसमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं। और जो मोस्ट कॉमन वैक्स हमारी बॉडी में है वो एयर वैक्स होती है। इसका क्या फंक्शन होता है? ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन है, कोई स्ट्रक्चरल रोल ये प्ले नहीं करती या एज अ स्टोरेज लिपिड एक्ट नहीं करती। ठीक है। और फैट्स क्या होते हैं? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इसमें हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ी थी ट्राइसाइड ग्लिसराइड की। अगर ग्लिसरॉल के साथ दो फैटी एसिड जुड़े हुए हैं तो उसे हम डाइसाइड ग्लिसरॉल कहते हैं, और अगर तीन फैटी एसिड जुड़े हुए हैं तो हम उसे ट्राइसाइड ग्लिसरॉल कहते हैं। अगर दो फैटी एसिड वाला मॉलिक्यूल है यानी कि डाइसाइल ग्लिसरॉल जो है वो स्टोरेज मॉलिक्यूल या स्टोरेज लिपिड नहीं है, वो एज अ सिग्नलिंग लिपिड एक्ट करता है। लेकिन जो स्टोरेज लिपिड, जहाँ भी स्टोरेज लिपिड की बात आएगी तो हम उसे ट्राइसाइल ग्लिसराइड ही कहेंगे, यानी TAG जो है वो स्टोरेज लिपिड है। बाकी जो डाइसाइल ग्लिसरॉल हैं, मोनोसाइल ग्लिसरॉल हैं, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल हैं, वैक्सेस हैं, ये सब के सब सिंपल लिपिड्स हैं। लेकिन स्टोरेज लिपिड्स सिर्फ और सिर्फ ट्राइसाइल ग्लिसराइड्स हैं, सिर्फ वो एनर्जी अपने अंदर स्टोर करते हैं। और लिपिड्स बनते कैसे हैं? एस्टरिफिकेशन के थ्रू बनते हैं। एस्टर बॉन्ड बनता है बिटवीन फैटी एसिड और अल्कोहल। लेकिन अगर अल्कोहल जो है वो स्फिंगोसिन अल्कोहल है तो फिर फैटी एसिड और स्फिंगोसिन के दरमियान में अमाइड बॉन्ड बनता है। कंपाउंड लिपिड्स क्या पढ़े हम लोगों ने? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल कंटेन अदर ग्रुप आल्सो। ये क्या थे? सिर्फ एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। इनमें एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड और अल्कोहल, साथ में कोई ना कोई और ग्रुप प्रेजेंट होता है, या तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा या हो सकता है फॉस्फो प्रेजेंट हो। बैकबोन इसकी स्फिंगोसिन हो सकती है या ग्लिसरॉल हो सकती है। अगर स्फिंगोसिन बैकबोन होगी तो हम इसको स्फिंगोफॉस्फोलिपिड कहेंगे, अगर ग्लिसरॉल बैकबोन होगी तो हम इसको ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड कहेंगे। और इसी तरह ग्लाइकोलिपिड्स इसको कहते हैं या ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स कहते हैं। और अगर इनकी बैकबोन किसकी होगी? ग्लिसरॉल की होगी तो हम इसको क्या कहेंगे? तो हम इसको ग्लाइसरोलिपिड कहेंगे। राइट। क्यों? जो प्लांट्स हैं उनके अंदर बैकबोन, जो ग्लाइकोलिपिड्स की बैकबोन है वो ग्लिसरॉल होती है, और एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोलिपिड्स की बैकबोन स्फिंगोसिन होती है। ड्राई लिपिड्स कौन से हैं? वो लिपिड जो इन दोनों की हाइड्रोलिसिस से हमें मिलते हैं, कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन रिंग एंड अ लॉन्ग कार्बन साइड चेन। हाइड्रोकार्बन रिंग के साथ एक लॉन्ग कार्बन साइड चेन अटैच होती है। ओके, हियर इज द फैटी एसिड। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन जिसके एक एंड पे कार्बोक्साइल ग्रुप लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O CO नेगेटिव। ये कौन सा लिपिड है? ये सिंपल लिपिड है। फ्री फैटी एसिड्स सिंपल लिपिड में आते हैं, लेकिन ये स्टोरेज लिपिड नहीं है। ये स्टोरेज लिपिड वो होता है जो अल्कोहल के साथ अटैच होते हैं, तीन फैटी एसिड्स यानी ट्राइसाइड ग्लिसराइड, उसको हम क्या कहते हैं? स्टोरेज लिपिड कहते हैं। सिंपल लिपिड है ये। उसके बाद सैचुरेटेड फैटी एसिड, पाल्मिटिक एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, लिनोलिक एसिड। अच्छा, हम लोगों ने कंपाउंड और जो कॉन्जुगेटेड लिपिड्स थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि फॉस्फेट के साथ कोई अमाइनो ग्रुप अटैच हो सकता है, वो कोलिन हो सकता है या फिर वो एथेनॉल अमाइन हो सकता है। राइट। तो यहाँ पे अटैच होगा फॉस्फेट के साथ, ये पूरी हाइड्रोकार्बन चेन है जो ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड, ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड है। ठीक है। ये जो ऊपर वाली लॉन्ग चेन है ना, ये पाल्मिटिक एसिड है। जो ये नीचे वाली लॉन्ग चेन है ये अनसैचुरेटेड लिनोलिक एसिड है। ये अनसैचुरेशन नजर आ रही है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है। लेट मी यूज प्रिकर्सर। एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है। ठीक है। ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है जो रेड कलर में शो हुआ है, और यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड जो है, फॉस्फेट ग्रुप है, उसके साथ जो ये X है यहाँ पे अटैच होता है कॉलिन या फिर एथेनॉल अमाइन, जिसको हमने पढ़ा था कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में। तो ये सिंपल लिपिड हो गया, और ये कौन सा लिपिड हो गया? कॉन्जुगेटेड या कम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड। ठीक है। उसके बाद ये क्या चीज़ है? दिस इज अ स्टीरॉयड हार्मोन। जो स्टीरॉयड्स हैं वो आते हैं ड्राइव लिपिड्स में। लेट मी एडजस्ट। ओके, जो स्टेरॉइड हैं वो किस में आते हैं? ड्राइव लिपिड्स में। ठीक है। कोलेस्ट्रोल ड्राइव होता है स्टेरॉइड हार्मोन से, और स्टेरॉइड्स किस में है? कौन सा थे? ड्राइव लिपिड या फिर प्रिकर्सर लिपिड्स। ओके, लेट मी इंक्रीज इट्स साइज। मुझे करना भी नहीं आता। ओके, इट्स डन।
ओके, अब ये वाला मॉलिक्यूल कौन सा है? यूबीक्विनोन, अ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम क्यू। यूबीक्विनोन एक लिपोफिलिक मॉलिक्यूल है, कोएंजाइम क्यू है। ये हम लोगों ने पढ़ा था जब हम ईटीसी पढ़ रहे थे, तो उसमें कम्प्लेक्स नंबर 1 से इलेक्ट्रॉन्स लेके कम्प्लेक्स नंबर 2 तक और कम्प्लेक्स नंबर 2 से इलेक्ट्रॉन्स लेके कम्प्लेक्स नंबर 3 तक जो लेकर जा रही थी वो यूबीक्विनोन थी। कम्प्लेक्स नंबर 2 से 3 तक और 1 से 3 तक जो कोएंजाइम लेकर जा रहा था इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या था? यूबीक्विनोन था। और ये लिपोफिलिक मॉलिक्यूल है। इसमें n, ये n 4 to 8 हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड, लिपिड्स कैन बी पिगमेंट्स, ब्राइट रेड, ब्राइट येलो। लिपिड जो हैं वो कलर भी दे सकते हैं। हम लोग अब फंक्शन पढ़ रहे हैं लिपिड के। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड्स डिपेंड ऑन देयर हाइड्रोकार्बन चेन्स। फैटी एसिड की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो डिटरमाइन करेगी कि लिपिड ने सॉलिड होना है या उसने लिक्विड होना है? तो वो हाइड्रोकार्बन चेन है जो ये डिसाइड करती है कि लिपिड सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, लिपिड जो है वो सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड होगा। कॉमनली जो हमारे पास लिपिड एग्जिस्ट करते हैं वो इवन नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। तो फैटी एसिड क्या है? आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन साइड ग्रुप्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, मतलब एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है जिसके एंड पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। ठीक है। इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स द predominant fatty acid residues are those of carbon 16 and carbon 18, palmitic acid, oleic acid, linoleic acid and stearic acid. मोस्ट कॉमन जो क्या कहते हैं उसको पाए जाते हैं लिपिड है वो ये है। लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मोस्ट कॉमन लिपिड्स पाए जाते हैं वो पाल्मिटिक एसिड और ऑलिक एसिड है। और हायर प्लांट्स और एनिमल्स में जो कॉमनली फैटी एसिड रेजिड्यू हैं वो लिनोलिक एसिड है और स्टेरिक एसिड है, पाल्मिटिक है और ऑलिक है। लेकिन एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर मोस्ट कॉमन ये दो हैं। फैटी एसिड विद लेस देन 14 और 20 कार्बन आर अनकॉमन। मोस्ट फैटी एसिड हैव इवन नंबर। ठीक है। फैटी एसिड शॉर्ट चेन होते हैं, मीडियम चेन होते हैं, लॉन्ग चेन होते हैं। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में मोस्टली 18 कार्बन तक का फैटी एसिड मॉलिक्यूल होता है। मीडियम चेन में 18 to 14 होता है। ये डिफरेंट बुक्स में वेरी करता है। कुछ बुक्स 18 to 14 बताती हैं, कुछ 10 to 12 बताती हैं। ठीक है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो हैं वो 14 to 20 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो वेरी लॉन्ग चेन है वो मोर देन 20 होते हैं। और लेस देन 14 और मोर देन 20 अनकॉमन फैटी एसिड्स हैं। यानी कि कॉमन कौन से हो गए? 14 to 20। 14 से 20 के दरमियान मोस्टली फैटी एसिड एग्जिस्ट करते हैं। यानी शॉर्ट चेन, मीडियम चेन फैटी एसिड्स अनकॉमन है, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स भी अनकॉमन है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड एग्जिस्ट करते हैं। General characteristics of fatty acid. Fatty acid are carboxylic acids with hydrocarbon chains ranging from 4 to 36 carbons long. 4 से 36 कार्बन लॉन्ग होते हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी पीछे देखा कि अनकॉमन है 14 से कम कार्बन और 20 से ज़्यादा। ये अनकॉमन है लेकिन एग्जिस्ट करते हैं, रेयरली एग्जिस्ट करते हैं। Some fatty acids are unbranched and fully saturated, contains no double bond. Fats. Other contains one or more double bond in chain, unsaturated oils. Some contain 3 carbon rings, hydroxyl groups or methyl group branches. 3 कार्बन रिंग, हाइड्रोक्साइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप ब्रांचेस किस में प्रेजेंट होती हैं? जो ड्राइव्ड या प्रिकर्सर लिपिड्स थे उनमें 3 कार्बन रिंग होती है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है और मिथाइल ग्रुप ब्रांचेस होती हैं। हाइड्रोक्साइल ग्रुप किसका होता है? ग्लिसरॉल का। और मिथाइल ग्रुप फैटी एसिड के साथ तो अटैच नहीं होता बिकॉज फैटी एसिड लेस देन कार्बन नंबर 14 बहुत रेयर होता है। ये उसके साथ अटैच होता है ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ। The cellular oxidation of fatty acids into carbon dioxide and water is highly exergonic. एनर्जी रिलीज करने वाला रिएक्शन है। यानी कि जो फैटी एसिड्स हैं, लिपिड्स हैं, वो एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल हैं। जब इनकी सेलुलर ऑक्सीडेशन होगी, जब ये लोग मेटाबोलाइज होंगे
लिपिड्स, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। ये हम जब मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे इसकी लिपिड्स की, तब हम देखेंगे कि ये एनर्जी रिलीज़ कैसे करता है। The most commonly occurring fatty acids have even number of carbon atoms in an unbranched chain of 12 to 24. लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं वो 14 टू 20 किसी बुक्स में लिखा हुआ है, कई बुक्स में 12 टू 24 लिखा हुआ है। जो अनब्रांच चेन है उसमें मोस्टली इवन नंबर होते हैं, ठीक है। और पॉली अनसेचुरेटेड मोर देन वन डबल बॉन्ड इन अल्काइल चेन। अनसेचुरेटेड और पॉली अनसेचुरेटेड, एक अगर डबल बॉन्ड है तो सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, दो डबल बॉन्ड हैं तो डाई अनसेचुरेशन होगी, और काफ़ी सारे डबल बॉन्ड्स है तो पॉली अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। और पॉली अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स ह्यूमन बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करते, मैक्सिमम 2 डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं। और जो पॉली अनसेचुरेशन है वो प्लांट्स में होती है, प्लांट्स हमें ऑयल्स देते हैं। मोस्ट नेचुरल फैटी एसिड्स आर अनब्रांच्ड। ओके, हम लोगों ने ब्रांचिंग देखी है कहीं पर, ये देखो यहाँ पे ब्रांचिंग है, दिस इज़ अ ब्रांच, दिस इज़ अ ब्रांच, दिस इज़ अ ब्रांच, दिस इज़ अ ब्रांच, ठीक है। और ब्रांचिंग के बारे में वो लोग क्या कह रहे हैं कि नेचुरल फैटी एसिड्स अनब्रांच होते हैं, जो सिंथेटिक फैटी एसिड्स हैं उनमें ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, राइट। पाल्मिटिक एसिड, जो नेचुरल फैटी एसिड है, यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, उनमें सिस अनसैचुरेशन होती है। ये देखो, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों सामने आमने सामने हैं। लेट मी यूज द प्रिकर्सर हियर। ये देखें, ये कार्बन ये कार्बन और ये कार्बन दोनों आमने सामने हैं। इन दोनों कार्बन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में अनसैचुरेशन है, और यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन ऑपोजिट साइड पे हैं। इन दोनों के दरमियान जो अनसैचुरेशन होगी वो ट्रांस अनसैचुरेशन होगी, ठीक है। Palmitate is a 16 carbon saturated fatty acid, and oleate is an 18 carbon fatty acid with a single cis double bond. Oleate में एक single cis double bond है, ये दोनों आमने सामने हैं। Let me draw it here. Look, अगर ये यूं अनसैचुरेशन है तो ये cis है, और अगर ये यूं अनसैचुरेशन होती है तो ये ट्रांस होती है। नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड्स जो हैं उनमें मोस्टली सिस। नेक्स्ट स्लाइड है फैटी एसिड नोमेनक्लेचर। Simplified nomenclature for unbranched fatty acids specifies the chain length and the number of double bonds separated by a colon. ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जो ये एग्जांपल दी हुई है 20 और कॉलन 2, इसका मतलब ये है कि 20 कार्बन हैं, इसमें 2 डबल बॉन्ड हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें नहीं पता कि डबल बॉन्ड किस किस कार्बन पे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर डेल्टा और डेल्टा के ऊपर डाल देते हैं कि किन किन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। कार्बन नंबर 9, इसका मतलब कार्बन नंबर 9 के बाद जो कार्बन है यानी कार्बन नंबर 10, उसके दरमियान में डबल बॉन्ड है। कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के दरमियान में एक डबल बॉन्ड है, और दूसरा डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 12 और 13 के दरमियान में है। सिंप्लीफाइड नॉमेनक्लेचर, पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं। सिंप्लीफाइड नॉमेनक्लेचर फॉर अनब्रांच्ड फैटी एसिड स्पेसिफाइज द चेन लेंथ 20 कार्बन, ये हम लोगों ने चेन लेंथ बताई, एंड द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, ये हम लोगों ने डबल बॉन्ड बताया, और ये सेपरेटेड किससे हैं, कॉलन से। फॉर एग्जांपल 16 कार्बन सैचुरेटेड पाल्मिटिक एसिड इज एब्रीवेटेड 16 सैचुरेटेड है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो हम लोगों ने डबल बॉन्ड की क्या लिखा है, 0। 18 कार्बन ओलिक एसिड है, इसमें एक डबल बॉन्ड है, हमने 18, ये नंबर ऑफ कार्बन हैं और एक डबल बॉन्ड है। पोजीशन ऑफ एनी डबल बॉन्ड स्पेसिफाइड कैसे की जाती है, डेल्टा, और उस डेल्टा के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, वो नंबर्स लगा देते हैं जिनके दरमियान में डबल बॉन्ड होता है। जैसे यहाँ पे 9 है तो 9 और 10 के दरमियान में डबल बॉन्ड है, 12 है तो 12 और 13 के दरमियान में डबल बॉन्ड है, और टोटल कितने डबल बॉन्ड हैं, 2 है। कन्फिग्रेशन ऑफ द डबल बॉन्ड इन मोस्ट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इज सिस। सिस कन्फिग्रेशन होती है, हम लोग सिस ट्रांस देखा है। The double bond in polyunsaturated fatty acids are separated by at least one methylene group. जो polyunsaturated fatty acids हैं उनमें एक methylene group जरूर होता है। जैसे ये देखो, ये एक अनसेचुरेशन आई, ये सिस है यहाँ और यहाँ। लेट मी यूज प्रिकर्सर। एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, और ये दरमियान में है, तो ये सिस डबल बॉन्ड है, और क्या दरमियान में एक मिथाइल ग्रुप है। इस कार्बन के दरमियान एक अनसेचुरेशन है, एक डबल बॉन्ड है, और ये दरमियान में एक मिथाइल ग्रुप है। 2 डबल बॉन्ड के दरमियान में एक मिथाइल ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है। ये इन 2 डबल बॉन्ड्स के दरमियान में एक
मिथाइल ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है। अगर पॉली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं तो उनके डबल बॉन्ड मिथाइल ग्रुप से सेपरेटेड होते हैं। ओके, एक नेमिंग की टाइप होती है कार्बन नंबर 1। हम काउंट करना शुरू करते हैं यहाँ से। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन होता है वो कार्बन नंबर 1, फिर उसके बाद कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टिल 18। राइट, अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे तो हमने देखा कार्बन नंबर 9 टोटल 18 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, 18 लिख दिया। कॉलन कितने डबल बॉन्ड है? एक डबल बॉन्ड है। कॉलन में हमने सिंगल डबल बॉन्ड को सेपरेट कर दिया। राइट, उसके बाद हम लोगों ने डेल्टा डाला, किस कार्बन पे डबल बॉन्ड है? कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान में डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 9 कर दिया। लेकिन अगर हम इसको ग्रीक अल्फ़ाबेट्स में नेम दें, यहाँ से स्टार्ट करें, इसको कार्बन नंबर 1 कंसीडर करें, तो हम इसके साथ साइन लिखेंगे ओमेगा का। जैसे ग्रीक में होता है ना अल्फा, बीटा, गैमा, तो उनका जो लास्ट लेटर है वो ओमेगा है। जो हमारा जी है अल्फ़ाबेट में, उनके पास अल्फ़ाबेट में लास्ट लेटर ओमेगा है। अगर हम यहाँ से यानी एंड से, चेन के एंड से स्टार्ट करते हैं काउंट करना, तो हम इसको ओमेगा 1, ओमेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये ओमेगा 9 है। ओमेगा 9 और ओमेगा 10 के दरमियान में डबल बॉन्ड है। फिर हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है PUFA, इसका क्या मतलब है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, अब हमने इसको नाम कैसे देना है? सिस 9 ओक्टा डेकी नोइक एसिड। लेकिन बायोकेमिस्ट्री में हम लोग मोस्टली इनके कॉमन नेम यूज़ करते हैं, आईयूपैक नेम्स नहीं हम लोग इसके यूज़ करते। अब यहाँ पे देखो इन्होंने ओमेगा की तरफ से नाम दिया हुआ है, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3। ओमेगा 3 पे डबल बॉन्ड है। अगर यहाँ से नाम देना तो ये नेम बनता है। 20 कार्बन जो चेन है उसकी लेंथ है, 20 कार्बन हैं, 5 इसमें डबल बॉन्ड्स हैं, यानी कि ये एक पॉली अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है। और कार्बन नंबर 5 पे, 8 पे, कार्बन नंबर 11 पे, 14 पे और 17 पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, और अगर हम इसको यहाँ से कंसीडर करें तो ये ओमेगा 3 पे, ओमेगा 6 पे, ओमेगा 7, 8 पे, 9, 10, 11, ओमेगा 11 पे, 12, 13, 14, ओमेगा 14 पे डबल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ह्यूमंस नीड देम बट कैन नॉट सिंथेसाइज देम। हमारे जो कॉमन फैटी एसिड्स हैं ना वो पाल्मिटिक एसिड है या फिर कौन से ऑलिक एसिड। जो 20 कार्बन लेंथ वाले हैं ना वो हम लोग सिंथेसाइज नहीं कर सकते, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, हम लोग उसको मिल्क से लेते हैं, हम उसको कोई किसी भी हमें डाइट से मिलता है वो, लेकिन हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज उनको नहीं करती। अगर आप एक ब्लड का सैंपल लेते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ आपको ऑलिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड मिलेगा, उसमें शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स भी मिलेंगे, उसमें वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स भी मिलेंगे। ठीक है, और वो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम लोग डाइट में वो शॉर्ट चेन और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स ले रहे हैं, हमारी बॉडी उनको खुद से सिंथेसाइज नहीं कर रही। Humans require but do not have the enzymatic capacity to synthesize omega 3 PUFA linoleic acid. ह्यूमंस को ज़रूरत है लेकिन वो उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकती बिकॉज उनके पास एंजाइमेटिक कैपेसिटी नहीं है कि वो सिंथेसाइज करे। ठीक है, एंड देयरफॉर ऑब्टेन इट इन डाइट, तो हम उसको क्या करते हैं? डाइट में ले लेते हैं। Two conventions हैं for naming fatty acids. Standard nomenclature assign the number 1 to carboxylic carbon. Carboxylic carbon को हम 1 देते हैं और carboxylic carbon यानी functional group के बाद जो भी carbon होती है उसको alpha carbon कहा जाता है। ठीक है, each line segment of zigzag represents a single bond between adjacent carbons. यहाँ पे जो ये zigzag line शो हो रही है ये सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है इस और इस कार्बन के दरमियान में। कार्बन नंबर 3 और 4 के दरमियान में जो ये लाइन है ये सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। Each line segment represents a single line. उसके बाद the position of any double bond is indicated by delta. यहाँ पे हम लोगों ने 9 और 10 के दरमियान में डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया था, तो जो डिपिक्शन है डबल बॉन्ड की वो हम लोगों ने डेल्टा के साइन से की है। फॉलोड बाय सुपरस्क्रिप्ट नंबर, ये जो ऊपर नंबर लिखते हैं ना हम उसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट नंबर, इंडिकेटिंग द लोअर नंबर्ड कार्बन इन द डबल बॉन्ड। जो लोअर नंबर कार्बन है कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान, कार्बन नंबर 5 और 6 के दरमियान में, हमने यहाँ पे 6 नहीं लिखा, लोअर नंबर कार्बन। इट इज़ कॉमन जब हम नॉमेनक्लेचर में नाम देते हैं जो लोअर नंबर कार्बन होता है वहीं उसी के दरमियान में कहते हैं ना कार्बन नंबर डबल बॉन्ड जो है, अगर हम लोग बनाते हैं 3 ब्यूटाइन तो कार्बन नंबर 3 और 4 के दरमियान में डबल बॉन्ड होता है ना,
3 ब्यूटाइन जब बनाते हैं तो कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान में डबल बॉन्ड होता है, लेकिन हम उसको क्या कहते हैं 3 ब्यूटाइन, 4 ब्यूटाइन नहीं कहते हम लोग। तो जो लोअर्ड नंबर कार्बन है उसको उस उसको यूज़ करते हैं हम डबल बॉन्ड की पोजीशन बताते हुए। For polyunsaturated fatty acid, an alternative convention numbers the carbons in the opposite direction. हम लोग दूसरी साइड से, opposite साइड से, यानी जो ओमेगा वाली साइड है, हम लोग यहाँ से भी polyunsaturated में यूज नेमिंग करते हुए यहाँ से भी नंबरिंग करते हैं, ठीक है। उसको फिर हम क्या करते हैं, ओमेगा लास्ट लेटर है ग्रीक अल्फ़ाबेट का, तो हम जब उल्टी साइड से नंबर दे रहे होते हैं ना, तो हम उसको ओमेगा 1 देते हैं। पोजीशंस ऑफ द डबल बॉन्ड आर इंडिकेटेड रिलेटिव टू ओमेगा कार्बन। फिर जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो इंडिकेट की जाती है ओमेगा कार्बन के रिलेटिव। Physical properties of fatty acids and of compounds that contain them are largely determined by the length and degree of unsaturation. ठीक है, हम लोगों ने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि फैटी एसिड ने लिक्विड होना है या उससे सॉलिड होना है, इस तरह के जो प्रॉपर्टीज हैं वो कौन डिसाइड करता है, हाइड्रोकार्बन चेन डिसाइड करती है और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डिसाइड करती है। नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन अकाउंट्स फॉर द पुअर सॉल्युबिलिटी। जो नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन है यानी जो ट्राइसाइल ग्लिसराइड है वो वेरी पुअरली सॉल्युबल है वाटर के अंदर। नॉन पोलर सॉल्युबल नहीं होते वाटर के अंदर, लेकिन ये लिपोफिलिक होते हैं, यानी दूसरे लिपिड्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज पोलर एंड अकाउंट्स फॉर द स्लाइटली सॉल्युबिलिटी ऑफ द शॉर्ट चेन फैटी एसिड इन वाटर। जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ना, जो हम लोग फैटी एसिड बनाते हैं उसके एक एंड पे कार्बोक्साइल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, ठीक है। वो स्लाइटली पोलर है और हल्की सी सॉल्युबिलिटी देता है शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को वाटर में। जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं वो रिलेटिवली सॉल्युबल हैं वाटर के अंदर एज कम्पेयर टू लॉन्ग चेन नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। Fatty acids are present in blood plasma mostly as carboxylic acid derivatives such as amides. फिर सिंपलेस्ट लिपिड्स जो हैं वो कंस्ट्रक्टेड फॉर्म है फैटी एसिड की आर द ट्राइसाइल ग्लिसरॉल। सिंपलेस्ट एसिड्स लिपिड्स कौन से हैं, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल आर रेफर्ड टू एज ट्राइग्लिसराइड्स, फैट्स और न्यूट्रल फैट्स। इनको हम कोई भी नाम दे देते हैं, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल को हम ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं, फैट्स भी कहते हैं या फिर न्यूट्रल फैट्स भी कहते हैं। TAG, अब हमारी बात स्टार्ट हो गई है ट्राइसाइल ग्लिसराइड्स की। composed of 3 fatty acids each in ester linkage with a single glycerol। एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है, 3 फैटी एसिड्स होते हैं। TAG कैन बी 2 टाइप्स के हो सकते हैं। सिंपल TAG क्या होता है, कॉन्टेनिंग द सेम काइंड ऑफ फैटी एसिड इन ऑल 3 पोजीशन, यानी कि उनका R ग्रुप जो है वो सेम है, नेम्ड आफ्टर द फैटी एसिड दे कंटेन। जो फैटी एसिड इनके अंदर होता है हम उसको उसके अकॉर्डिंग नेम देते हैं। सिंपल ट्राइसाइड ग्लिसरॉल्स आर पाल्मिटिक एसिड, ओलिक एसिड, और ये भी ओलिक एसिड है जिसमें एक अनसैचुरेटेड एक डबल बॉन्ड है। इसका नाम क्या है, ट्राई पाल्मिटिन, ट्राइस्टेरिन और ट्रायोलिन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सिंपल ट्राइग्लिसराइड्स कौन से होते हैं, जिनमें सेम काइंड ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं तीनों पोजीशन के ऊपर, ठीक है। और इनको नेम क्या दिया जाता है, जिस तरह का फैटी एसिड प्रेजेंट होगा उस तरह के हम उसको उस लिपिड को हम नेम दे देंगे। नेचुरली अकरिंग जो ट्राइग्लिसरॉल्स हैं वो मिक्स्ड होते हैं, 2 टाइप्स हैं इसकी, सिंपल TAG और मिक्स TAG। जो नेचुरली अकरिंग TAG हैं वो मिक्स्ड हैं, उनके पास 2 डिफरेंट काइंड के या 3 डिफरेंट काइंड्स के फैटी एसिड्स अटैच होते हैं, ठीक है। इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल ट्राइग्लिसरॉल्स फॉर्म अ सेपरेट फेज ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑयली ड्रॉपलेट्स इन एक्वस साइटोसोल सर्विंग एज अ डिपॉजिट्स ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल। ट्राइग्लिसराइड जो है यूकैरियोटिक सेल में वो एक्ट करते हैं एज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल, वो एनर्जी स्टोर करते हैं, ठीक है। एडिपोसाइड्स और जर्मिनेटिंग सीड्स कंटेन लाइपेजेस। लाइपेज क्या है, एंजाइम है दैट कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टोर्ड ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स। एडिपोसाइड्स जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं उसको सेलुलर लेवल पे एडिपोसाइड कहते हैं, ठीक है। और जर्मिनेटिंग सीड्स जो हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में TAG स्टोर होता है, ठीक है। और इनके पास एंजाइम होता है लाइपेज, वो क्या करता है, जो लिपिड इनके अंदर स्टोर है जो ट्राइग्लिसरॉल इनके अंदर स्टोर है उसको हाइड्रोलाइज करता है, रिलीजिंग फैटी एसिड्स फॉर एक्सपोर्ट टू साइट वेयर दे आर रिक्वायर्ड एज फ्यूल। और वो क्या करते हैं, फैटी एसिड रिलीज करते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं जहाँ पे उनको एज ए फ्यूल यूज होना है। आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक बात याद रखने वाली है, आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। इमीडिएटली हमें एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आइडियल एनर्जी, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा क्या है, ट्राइसाइड ग्लिसरॉल्स, हमारी बॉडी में लिपिड्स। फॉरन अगर हमें एनर्जी चाहिए तो वो हमें ग्लूकोज देगा।
हाईली रिड्यूस स्टेट है। देन पॉलीसेक्राइड्स, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स थे उनसे कंपेयर करें तो ये हाईली रिड्यूस्ड है, और जो हाईली रिड्यूस्ड है उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी मौजूद है, डिहाइड्रेटेड है। दो रीजंस हैं, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है या एमसीक्यूज आ जाता है कि आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों है, क्यों के रिड्यूस्ड है, और ये एनहाइड्रस है यानी कि डिहाइड्रेटेड है। ओके, उसके बाद है ह्यूमंस हैव फैट टिश्यूज कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ एडिपोसाइट्स। हमारे अंदर एडिपोज टिश्यू होता है जिसको हम सेलुलर लेवल पे एडिपोसाइट कहते हैं। ये स्टोर करता है फैट को अंडर द स्किन, इन द एब्डोमिनल कैविटी एंड इन मेमरी ग्लैंड्स। अंडर स्किन, एब्डोमिनल कैविटी और मेमरी ग्लैंड्स में एडिपोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये टीएजी यानी ट्राइसाइक्लोग्लिसरॉल को अपने अंदर स्टोर करते हैं, यानी ये एनर्जी स्टोर हाउस है, कह सकते हैं हम इसको। Triacylglycerol with unsaturated fatty acids are liquids. Unsaturated fatty acids लिक्विड होते हैं, ऑयल होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे, सच एज कॉर्न ऑयल। कॉर्न ऑयल हम एनिमल से नहीं लेते, तेल जो है वो इंसान या जानवर नहीं बनाते, तेल हम लोग कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। Triacylglycerols containing only saturated fatty acids such as triestyrene, the major component of beef fat, are white greasy solids at room temperature. अच्छा, अब ये एक एमसीक्यूज है कि ट्राइस्टायरीन जो है वो हम किसका कंपोनेंट है, बीफ फैट का। बीफ फैट से हमें कौन सा फैटी एसिड मिलता है, कौन सा लिपिड मिलता है, ट्राइस्टायरीन मिलता है। ठीक है, और ये कैसा है, वाइट है और ग्रीजी सॉलिड है रूम टेम्परेचर। जब हम लोग मटन या बीफ करते हैं तो उसके ऊपर जो चर्बी होती है वो वाइट कलर की ग्रीजी सी, मतलब चिपचिपी सी और वाइट कलर की होती है, तो वो क्या है, फैट है, वो ट्राइसाइक्लिसरोल्स होते हैं। और ये स्लाइड्स ख़त्म नहीं हो रही। A molecule of fat is formed when a molecule of glycerol combine with, वही बात है यार, just read it. Molecule of fat कब बनता है, जब एक ग्लिसरॉल तीन फैटी एसिड के मॉलिक्यूल से जुड़ता है। Number of fatty acid molecules determine whether the fat molecule is monoglyceride, diglyceride और triglyceride. अगर एक फैटी एसिड जुड़ा होगा ग्लिसरॉल के साथ तो उसे मोनोग्लिसराइड कहेंगे, अगर दो फैटी एसिड जुड़े होंगे तो उसको ट्राइग्लिसराइड कहेंगे, अगर तीन फैटी एसिड जुड़े होंगे तो उसको ट्राइग्लिसराइड कहेंगे। लेकिन जो एनर्जी स्टोरेज है वो सिर्फ ट्राइग्लिसराइड है, मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड इनके प्रोटेक्टिव फंक्शन, सिग्नलिंग फंक्शन, ट्रांसपोर्ट फंक्शन ये कर सकते हैं, लेकिन स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्राइएसाइल ग्लिसराइड ही है। In the reaction 1 to 3 molecules of waters are formed depending on the number of fatty acid molecules reacting। ठीक है, जब फैटी एसिड मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है ग्लाइसरोल के साथ, स्टेरिफिकेशन होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। अगर एक फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ अटैच हो रहा है तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, अगर दो फैटी एसिड जुड़ रहे हैं उसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ, तो दो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, अगर तीन जुड़ रहे हैं तो फिर थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज होंगे। Chemical bond formed where the water molecule is removed is called ester linkage। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो एस्टर लिंकेज होता है, लेकिन स्फिंगोसिन और फैटी एसिड के साथ जो बॉन्ड के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो अमाइड बॉन्ड होता है। इन रिवर्स रिएक्शन हाइड्रोलिसिस, रिवर्स रिएक्शन यानी कि इन दोनों के ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के जुड़ने से जो रिएक्शन हुआ वो एस्टर लिंकेज हुआ। अब जब इनके टूटने से, इनके हाइड्रोलिसिस से जो रिएक्शन होगा, हाइड्रोलिसिस होगी जब इनकी, तो एक फैट मॉलिक्यूल ब्रोक हो जाएगा, ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंपोनेंट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलेंगे, स्टेरिफिकेशन होगी, एस्टर लिंकेज बनेगा, लिपिड मॉलिक्यूल बन जाएगा, और जब वो टूटेगा तो वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप ये लास्ट स्लाइड हो, लेकिन ये लास्ट स्लाइड नहीं है। ये बड़े करने की ज़रूरत नहीं है। मैम ने कहा था आप सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव याद कर लेंगे, मोनोग्लिसराइड का, ट्राइग्लिसराइड का, डाइग्लिसराइड का, जिसका मर्जी याद कर लो। वैक्सेस, वी हैव नॉट स्टडीड वैक्सेस। हम लोगों ने वैक्सेस को नहीं पढ़ना, हम इसको रीड आउट कर लेते हैं, लेकिन वैक्सेस का बस सिर्फ वही इंट्रोडक्शन जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं वही पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना। बायोलॉजिकल वैक्सेस जो है वो एस्टर है, लॉन्ग चेन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और लॉन्ग चेन अल्कोहल होते हैं। फैटी एसिड भी लॉन्ग चेन है, अल्कोहल भी लॉन्ग चेन है, लेकिन अल्कोहल मोनोहाइड्रिक होता है। मतलब कॉमनली मोनोहाइड्रिक होता है, ऐसा नहीं है कि कंपल्सरी है कि मोनोहाइड्रिक ही होना है। वैक्सेस आल्सो सर्व एज डाइवर्सिटी ऑफ अदर फंक्शन रिलेटिव टू देयर वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज एंड देयर फर्म कंसिस्टेंसी। बहुत सारे इनके और फंक्शंस भी हैं, जैसे हमारे एयर वैक्स जो है जिसको सीरमन कहा है, वो क्या करती है, जर्म्स को
प्रोटेक्ट करती है, लाइक एयर में नहीं जाते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह, तो ये प्रोटेक्शन भी देती है। वाटर रिपेलेंट भी होती है। बर्ड्स लाइक waterfowl secrete waxes from their preen glands to keep their feathers water repellent। ठीक है, बायोलॉजिकल वैक्सेस फाइंड अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन इन द फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक्स एंड अदर इंडस्ट्रियल्स। वैक्स हम लोग यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक में वैक्स यूज़ करते हैं। आई हैव नेवर यूज्ड वैक्स, जस्ट लुक। नहीं नज़र आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? ये देखो, ठीक है, ये इस काम आती है वैक्स। फार्मास्यूटिकल्स में भी यूज़ होती है एंड अदर इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होती है। वाइडली यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ लोशंस, ऑइंटमेंट्स और पॉलिशेस। सिरामिन एयरवैक्स का नाम है। इसको एज एन एमसीक्यूज याद कर लेना, लेकिन ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा, और तो ये नहीं करेंगे हम लोग फिर बस। पाल्मिटिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर याद करेंगे आप लोग, और एंड होगी स्लाइड्स। अल्लाह हाफिज़। नो आई हैव टू एडिट फर्स्ट, क्योंकि ये एक वीडियो में पूरा नहीं आया। मोबाइल 29 मिनट्स की वीडियो बनाता है और ये लंबी हो गई है। नाउ आई डोंट नो कि मैंने इसको एक ही सिंगल वीडियो में पोस्ट करना है या 2 वीडियोस में पोस्ट करना है। तो अगर सिंगल वीडियो में करना है तो मैं पहले इसको एडिट करूँगी, देन आई विल अपलोड इट, और ये कल सुबह तक मिलेगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओह या, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, बाकी तमाम रसूमात जो भी होती हैं।